महिला को महिला के लिए आगे आना होगा। हमें किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, लेकिन हमें अपने को बचाना है। वो तभी हम बचा पाएंगे जब महिला महिला पे प्रताड़ना ना करे और महिला को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। राह की खार ही क्या, गुलों को कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले प्रगतिशील शायर कैफ़ी आज़मी साहब, जिससे ये हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स शायद ना हो जो वाकिफ़ ना हो, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो ये लाइनें कही थीं, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ जो समाज में आज भी ज़्यादतियाँ होती हैं, जिसका ये समाज, ये देश गवाह बना, निर्भया से लेकर के हाथरस तक की घटनाएं दिल दहला देती हैं। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पे एक बदनुमा दाग लगा देती हैं। महिलाओं ने अनादिकाल से आज तक मानव सभ्यता को अपने संस्कारों से गढ़ा है, उन्हें खूबसूरत बनाया है, मानव सभ्यता और संस्कृति को एक नया आयाम दिया है। फिर भी महिलाओं के साथ इस तरह की बातें और इस तरह की घटनाएं ये बतलाने के लिए काफ़ी हैं कि आज भी हमारे समाज और हमारे समाज की सोच कितने पीछे है और इसमें बहुत सी सुधार की ज़रूरत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आज़मगढ़ की प्रख्यात जानी मानी महिला विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना मैसी जी, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दशकों से इन्होंने अपनी सेवा से हज़ारों कहें या हज़ारों या कहें तो कम ही होगा, लेकिन हज़ारों परिवारों को नई मुस्कान दी है। डॉक्टर साहब, मैम आपका हमारे चैनल नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। और अर्चना मैसी कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर अपने शब्दों में और अपने हिसाब से आपसे पूछा जाए तो अपने बारे में थोड़ा सा और अपनी यात्रा जो मेडिकल की अभी तक रही है, संक्षेप में हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद मुझे आप इस इंटरव्यू के लिए कि आपने मेरे बारे में जानना चाहा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक महिला हूँ और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिसाल है कि महिला अगर चाहे और उसका परिवार सपोर्ट करे तो वो कहीं भी पहुँच सकती है। तो सबसे बड़ी मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं डॉक्टर अर्चना मैसी, मैं एक वेस्टर्न यूपी से आती हूँ। मेरा जन्म सहारनपुर में हुआ। मेरे माता पिता लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते थे और वो लोग प्रगतिशील विचारधारा के थे और उन्होंने बेटा बेटी में कभी भेद नहीं समझा और हमेशा हमें अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे संस्कार दिए। और मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं और उन्हीं की कैंसर से डेथ हुई। उसके बाद उन्हीं की समझिए कि इच्छा को पूरा करना था और हमें भी डॉक्टर बनने की चाहत थी। तो हमने फिर पढ़ाई करी, हमारी मदर ने हमें सपोर्ट किया, हमारे पूरे परिवार ने हमें सपोर्ट करा और फिर हमने अपना ये कैरियर शुरू किया। आज़मगढ़ में आने का मौका हुआ, उसके बाद में फिर यहीं लोगों का प्यार मिला, यहीं प्रैक्टिस हुई। जाना तो हमने बहुत चाहा, अपने तरफ चले जाएं, लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि यहीं रहे और यहाँ बहुत मान सम्मान प्यार मिला और बहुत हमें भी खुशी है इस प्रोफेशन में। और बाकी जो आप पूछना चाहें। ठीक है, आप महिला दिवस को आप किस नज़रिए से देखती हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अभी महिला दिवस के दिन काफ़ी सारी बातें होती हैं, लेकिन जिस तरह से देश और समाज के सतह पे जो घटनाएं सामने आती हैं, जो बुज़ुर्ग से छोटी बच्ची से लेकर बुज़ुर्ग महिलाओं तक जिस तरह से घटनाएं सामने आई कुछ पिछले समय में और आती ही रहती हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे ये तो तभी संभव हो सकता है ना कि जैसे हर घर में और हर समाज में जो संस्कार के बीज होते हैं, वहाँ अगर महिलाओं के सम्मान के बारे में बात की जाए तभी ये ग्लोबल लेवल पे ये सफल हो सकता है। आपका इस पर क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि सबसे पहले तो घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। घर में हम बेटा बेटी में भेद ना करें। जैसे कि एक चाहत हो रही है कि हर एक को बेटा चाहिए, ये बात मतलब अपनी जगह ठीक है, बेटा बेटी दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन सब कुछ घर से ही पहले स्टार्ट होगा। पेरेंट्स के मन में जब तक ये बात नहीं आएगी दोनों एक हैं, फिर उसके बाद स्कूलों में एजुकेशन ही मेन इसका तरीका है, जो हम जब तक हमारे मानसिक तरीके से मन में हमारे बदलाव नहीं आएगा, प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलने से, जुमले कहने से कुछ नहीं होगा।
घर से, स्कूल से ही हमें शुरुआत से ही बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, इस बदलाव की बात हुई है तो इस देश की एक बड़ी पत्रकार हैं डॉक्टर ये आरफा खानम शेरवानी जी, हम उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक बात ये कही कि जब तक महिला आज़ाद नहीं होगी तब तक वो सशक्त नहीं हो सकती, तब तक वो मजबूत नहीं हो सकती। एक आज़ाद ख्याल महिला ही इन सारी संभावनाओं को पूरी कर सकती है, उसके अंदर ये पूरी करने का मादा आ सकता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, फाइनेंशियल फ्रीडम एक अपने में बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन पहले की महिलाओं में, जैसे कि हम अपनी नानी दादी के ज़माने में देखते थे, मुझे लगता तब कहीं ना कहीं एक किस्म की प्रताड़ना कम थी। कहीं कहीं शुरू में शायद हमने तो अपने घरों में इतना नहीं देखा, आज़ादी थी उन लोग को तब भी, लेकिन आज के दौर में तो ये ज़रूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम हो, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ एजुकेशन, अगेन एजुकेशन। अगर हमारी महिलाएं जागरूक होंगी और एजुकेटेड होंगी तो वो अपने आप ही फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर जैसे ट्रेंड बन गया अभी भी। हाँ, हमारे गांव में ये चीज़ होती कि लड़कियों को कहा जाता कि पढ़ लिख करके क्या करोगी, पढ़ाई लिखाई के बारे में उनको जैसे लड़कों के अपेक्षा कम मौके दिए जाते हैं। ये सारी वजह हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ तो रूढ़िवादी सोच भी है ना। वो लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ लिख के ज़्यादा दिमाग इसका बढ़ जाएगा तो ये घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। तमाम महिलाएं हैं, जब एक समय है, इसमें समय लगे, जब सास भी पढ़ी लिखी होगी, सास भी जॉब कर रही है, तो वो जॉब करने वाली बहू को अच्छे से एक्सेप्ट कर पाएगी। इसमें कहीं ना कहीं तालमेल बिठाना पड़ेगा और पुरुषों को भी आगे आना पड़ेगा। अकेले महिलाएं नहीं कर पाएंगी ये चीज़। उन्हें भी जब वो अपनी बच्चियों के बारे में सोचेंगे कि अगर ये गलत वाकया मेरी बच्ची के साथ हो तो कैसा लगेगा। बिल्कुल सही। तब जब आप अपनी बच्ची के बारे में सोचेंगे तभी आप अपनी बहू के बारे में सोचेंगे कि वो भी तो किसी की बच्ची है। ये एक इंसान की बस की बात नहीं, सबको इसमें आगे आना पड़ेगा। मैं अभी आपसे हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि आप विजय कुमार जैन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से एक एनजीओ भी चलाती हैं। क्या इसके बारे में क्या है इसका पूरा खाका? मेरा ये है कि जैसे मेडिकल लाइन तो एक है, ये हम सेवा का कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मामलों में अभी सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसके तहत हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश का या पूरे वर्ल्ड का कहिए पेस्टिसाइड्स और आपकी फर्टिलाइज़र्स, अननेचुरल केमिकल फर्टिलाइज़र्स से हमारी ज़मीन ख़राब हो रही है। इसके अलावा उपजाऊ क्षमता उसकी कम हो रही है। आने वाले कुछ सालों के बाद हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता इतनी कम हो जाएगी कि उसकी वजह से वॉर्स होंगी, खाना ही नहीं पैदा होगा, उसकी वजह से हमारा जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनके तहत हम काम कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण मेरा एक मुद्दा है, और मेरा एक एजुकेशन, कि बिना एजुकेशन के तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। हम अगर जाहिल इंसान को कुछ भी समझाना चाहें वो नहीं समझेगा। एक पढ़ा लिखा इंसान हर बात को समझ सकता है। तो एजुकेशन, जिसके तहत गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अभी एनजीओज़ को भी आगे आने की ज़रूरत है उसकी। और तीसरा मेरा मुद्दा है कैंसर अवेयरनेस, क्योंकि मेरे फादर की डेथ भी हुई थी कैंसर से, और कैंसर आज एक बर्निंग टॉपिक है। हर 1000 इंसान के बीच एक आदमी कैंसर से ग्रस्त है। इतना तेज़ी से कैंसर बढ़ रहा है और इसके तमाम कारण हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अवेयरनेस की बातें आप बता सकती हैं, तो अगर बस आप बताइए कि कैंसर अवेयरनेस में लोगों को किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कैंसर रोग कैसे रोका जाए रोकथाम के लिए। क्योंकि हम यही कर सकते हैं। फिलहाल एक आम आदमी, इलाज तो है नहीं उसका, इलाज तो बहुत शायद कम है, इलाज भी है, उस स्टेजेस पे पता नहीं चलता। मेन बात है कि हम अगर ऐसी चीज करें जिससे कैंसर हो ही ना, प्रिवेंट, कुछ चीजें हैं जो हमें प्रिवेंशन, और दूसरा अर्ली डिटेक्शन, मतलब जैसे जल्दी जान लेना, जैसे मतलब लक्षणों को पहचानना। अच्छा, हाँ, जैसे एक तो प्रिवेंशन हो गया। प्रिवेंशन के तहत आता है आपका पॉल्यूशन को रोकना। पॉल्यूशन में जैसे इस नेचुरल फार्मिंग में मेरा ये भी वो है, क्योंकि हम जब कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स को कम से कम यूज करेंगे तो जो खाना हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं वो अवशोषित भी तो करता है सब चीज़ों को। जैसे विदेशों में एक लोगों के पास ऑप्शन होता है कि फर्टिलाइजर युक्त भी खाद्य पदार्थ मिलते हैं, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी मिलते हैं, लेकिन अभी भारत में ऐसा संभव नहीं हो सका है। इसीलिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अब नेचुरल फार्मिंग भी आजमगढ़ में भी 250 से 400 किसान हैं जो जिन्होंने इस चीज़ को अपनाया है। ये केमिकल मुक्त खेती, ये देसी गाय के गोबर और यूरिन से बनाया जाता है। आप लोग श्री सुभाष पालेकर की नेचुरल फार्मिंग को अगर आप पढ़ना चाहें तो यूट्यूब चैनल्स हैं इसके लिए, और उसमें वो एक ही लैंड पे 5 क्रॉप एक साथ बहुफसलीय, अगर आप मेरा देखेंगे तो गौ आधारित जीरो बजट बहुफसलीय प्राकृतिक खेती को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। एक ही लैंड में एक साथ 5 फसल आप उगाते हैं,
जिनकी जैसे हार्वेस्टिंग अलग अलग टाइम पे होती है, तो उसका खेत भी खाली नहीं रहता और वो गोबर और यूरिन और कुछ प्राकृतिक चीज़ें मिलाकर ही वो खाद बन जाती है। और इस तरह से कीटनाशक भी पत्तों के द्वारा बनाया जा सकता है, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो प्रदूषित होने से बचती है, और जो भी हम डालते हैं वो अंदर छन के वाटर बॉडी में जाता है, वो वाटर बॉडी भी प्रदूषित होने से बचती है और उसका मानव इंटेक करता है, उससे नुकसान और होते हैं इंसान जो खाता है। कैंसर का प्रमुख कारण ये भी है, एक प्रमुख कारण पोल्यूशन है, और जो व्हीकल्स हैं, जैसे ऐसी चीज़ें हमें और लानी होंगी जो कि हमारे व्हीकल से जो धुआं निकलता है ये भी प्रदूषण कर रहा है, और टोबैको इसमें बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है माउथ एंड लंग कैंसर के लिए टोबैको। इसका उपयोग कम से कम ना के बराबर ये ना करें, सबसे अच्छा तो ना करें, इसको बैन करना चाहिए। और अधिक अल्कोहल लेना, अधिक फैटी फूड लेना और प्रिजर्वेटिव्स भोजन, जैसे जो डिब्बा बंद पदार्थ हैं उनके अंदर हमेशा प्रिजर्वेटिव पाया जाता है, होता है। जी। तो अगर प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं कैंसर कारक होता है। अच्छा, मतलब फैटी फूड भी कैंसर के कारक? अधिक फैटी फूड और अधिक अल्कोहल इंटेक भी आपके कैंसर को प्रमोट करता है, आपके स्टमक के और लिवर के कैंसर को ये प्रमोट करता है। और हम जो प्रदूषित पानी पीते हैं, तो प्रदूषित हवा हम ले रहे हैं, ये सब कुछ कैंसर कारक है। और आपका रेडिएशन, अब मोबाइल रेडिएशन है जैसे, ये सब चीज़ों को भी कम करना है। ये भी आजकल के बच्चों में देखा जा रहा है कि ब्रेन कैंसर का कारण बन रहा है। रेडिएशन से भी अपने को बचाना है, कम से कम हमें स्क्रीन टाइम रखना है, अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है। और दूसरा है कि अर्ली डिटेक्शन, जैसे कि इस समय, और एक और प्रमुख कारण मैं आपको बता रही हूँ, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचपीवी वायरस। ये एचपीवी वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है, जो सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के गर्भाशय के मुख के कैंसर को ये कॉज करता है। तो इसकी वैक्सीन आ गई है। अगर ये वैक्सीन का अब गवर्नमेंट के नेशनल प्रोग्राम में भी ऐड हो गया है, किसी भी महिला को ये लगाया जा सकता है रोकथाम के लिए। जी 12 वर्ष की बच्ची से लेकर ये 45 वर्ष की महिलाओं के लिए है। अब हम लोग प्रमोट भी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सर्वरिक्स वैक्सीन है, ये वैक्सीन आ गई है, जिसका प्रयोग करके आप डॉक्टर से अपने समझ सकते हैं। इसका मैं आपको बता दूं, अगर वो छोटी बच्ची को 12 से 15 साल के बीच की बच्ची को लगता है तो ये सिर्फ 2 वैक्सीन लगानी होती है, जिसे एक आज लग गई, फिर एक 6 महीने बाद लग गई, कोर्स पूरा। फिर अगर 15 साल से ऊपर की महिला को लगता है, लड़की को लगता है, तो 3 डोज लगती हैं। आज लगी, फिर 1 महीने बाद, फिर उसके 5 महीने बाद, ये डोज 3 लग जाती हैं। तो ये 90% से ऊपर प्रोटेक्शन देता है बच्चेदानी के मुख के कैंसर को। ये, और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अगर आप लगाते हैं तो लिवर कैंसर से बचाव करता है। ये 2-3 वायरस हैं जो आपके इन वैक्सीन द्वारा प्रिवेंट किए जा सकते हैं। ठीक है मैम, आपका काफ़ी समय मैंने लिया, और फिर किसी मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी। और एक आखिरी सवाल कि आप खुद अपने आप में एक मॉडल हैं, एक उदाहरण है महिला होकर के, जिस तरह से आपने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया, इस ज़िले का नाम रोशन कर रही हैं। तो अंत में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके आत्मनिर्भरता के लिए और उनके आगे बढ़ने के लिए? जैसे कि स्लोगन्स बहुत आते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और हो रहा है। इस पे एक अपना संदेश आप। मेरा सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिला को महिला के लिए आगे आना होगा। हमें किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, लेकिन हमें अपने को बचाना है। वो तभी हम बचा पाएंगे जब महिला पे प्रताड़ना ना करे और महिला को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। ये नहीं कि हम खुद ही बढ़ गए, हमें दूसरे को भी बढ़ाना है। और बच्चे को, अपने जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे में ही वो संस्कार डालना है इक्वालिटी का। जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मस्ट, और एजुकेशन ही इसका सबसे बड़ा तरीका है। घर में बच्चे को एजुकेट करें, बाहर उसको पढ़ने दें, बच्ची को आगे बढ़ने दें, क्योंकि बच्ची ही तो एक स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। यानी एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए एक स्वस्थ माँ का होना जरूरी है, जो मन से, तन से और अपने विचारों से मजबूत हो, स्वस्थ हो। यही मेरा संदेश है कि अपने को बचाएं, दूसरे को बचाएं, इस देश को बचाएं, इस धरती को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी डॉक्टर अर्चना मैसी जी, जिनके विचारों को आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आजमगढ़ से सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहता है कि अगर महिलाओं को सशक्त करना है, उनको आगे बढ़ाना है, तो ये शुरुआत घर से होनी चाहिए। उनको आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें। और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें एजुकेशन है, और हायर एजुकेशन जब तक महिलाओं को पाने का अधिकार उनके घर के माहौल में, उनके पेरेंट्स के द्वारा, उनके घर वालों के द्वारा नहीं प्रदान किया जाएगा, तब तक ये स्लोगन्स जो बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो दावे होते हैं, जो स्लोगन्स
हैं वो सिर्फ इसी तरह से धता ही साबित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशनल कवरेज के लिए मोहम्मद अख्तर, साथ में इस खबर में मेरे साथ हैं आदित्य।